आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट हाउ डू फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स ट्रिक यू एंड चीट यू ऑफ योर मनी। एंड नंबर टू, अगर आपको एक फाइनेंस का पोर्टफोलियो बनाना चाहिए आपकी सेविंग से, सो व्हाट आर सम ऑफ द रूल्स यू शुड फॉलो। Now let me tell you an interesting story to start this topic. अभी चाइना में क्या हो रहा है? चाइना में the authorities have caught a few influencers and they have called them for questioning. क्यों? क्योंकि उनको लगता है, चाइनीज गवर्नमेंट को लग रहा है कि बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड कर रहे हैं एंड बिकॉज ऑफ दिस मिस इन्फॉर्मेशन बहुत लोगों का लॉस हो रहा है, स्पेशली फ्रॉम अ finance perspective. So we are going to delve into this topic a lot more. Now, if you look at India, misinformation का बहुत बड़ा problem है और finance influencers are at the center of this. Now, why specifically finance influencers? क्योंकि एक चीज है कोई चिप्स का पैकेट बेच रहा है, कोई मॉइस्चराइजर बेच रहा है, और एक चीज है कोई आपके लाइफ सेविंग्स के साथ खेल रहा है. It's a very, very big problem. So in this video, we are going into this topic. So 3 questions we are going to explore in this topic. Number 1 is, why are finance influencers getting away with it? What is the problem with it? So इंडिया में इतना बड़ा प्रॉब्लम क्यों है और चाइना में प्रॉब्लम क्यों नहीं है? नंबर 2 क्वेश्चन हम देखेंगे कि कौन से टैक्टिक्स फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स यूज कर रहे हैं आपको बेवकूफ बनाने के लिए, आपको कैसे बेवकूफ बनाया जा रहा है। और नंबर 3 क्वेश्चन हम देखेंगे कि अगर आपको अपना पर्सनल फाइनेंस का एक पोर्टफोलियो बनाना है तो व्हाट आर सम सिंपल रूल्स यू कैन फॉलो ताकि आपका पोर्टफोलियो भी ठीक हो और आप बेवकूफ ना बने। So with that, let us get started. But before we start, please subscribe to my channel and share this video with as many people as you can. So number 1, इंडिया में फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स इतने डेंजरस क्यों हैं? और इसके लिए आपको इकोसिस्टम समझना पड़ेगा ना। व्हाट इज द रूल इन चाइना? चाइना में एन इकोनॉमिस्ट आर्टिकल हैज कवर्ड कि अगर आप इन्फ्लुएंसर है किसी भी चीज के लिए, यू नीड टू हैव फॉर्मल सर्टिफिकेशंस, यू नीड टू हैव अ फॉर्मल क्वालिफिकेशन। आप फाइनेंस के बारे में बात कर रहे हैं, आपकी एक फॉर्मल एजुकेशन होनी चाहिए। आप हेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं, ओनली अ डॉक्टर कैन टॉक अबाउट इट। इंडिया में ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई भी आके फाइनेंस के बारे में आपको इन्फ्लुएंस कर सकता है। नंबर 2 प्रॉब्लम जो इंडिया में है कि बहुत सारे फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स ब्रांड कोलैबोरेशंस करते हैं बट दे डू नॉट डिस्क्लोज इट। ना चाइना में ये प्रॉब्लम बहुत अलग है। इन चाइना व्हाट हैपेंस इज, अगर आप एक ब्रांड कोलैबोरेशन कर रहे हैं तो आपको डिस्क्लोज करना पड़ता है और चाइनीज गवर्नमेंट एनफोर्सेस इट कि जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप बात कर रहे हैं वो प्लेटफॉर्म की जिम्मेदारी है कि आप ये डिस्क्लोज करें। इंडिया में जो एडवर्टाइजमेंट ASCI गाइडलाइंस, एडवर्टाइजिंग काउंसिल ऑफ इंडिया के जो गाइडलाइंस है बहुत लैक्स है, इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता है। तो बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स है जो ब्रांड्स के साथ कोलैबोरेट तो करते हैं बट कभी इसको डिस्क्लोज नहीं करते। और नंबर 3, इंडिया के इन्फ्लुएंसर क्वालिटी थोड़ी सी खराब है। दैट्स व्हाई फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स आर रियली बैड व्हेन इट कम्स टू इंडिया। ऑफ कोर्स देयर आर एक्सेप्शंस बट बाय एंड लार्ज की बात कर रहा हूं। सो दैट इज क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 जो बहुत सिवियर है कि आपको कैसे बेवकूफ बनाया जा रहा है ना। फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स यूज अ फ्यू स्टैंडर्ड टेक्निक्स to take advantage of you so that you give away your life savings to them. और उन टेक्निक्स के बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ। So the first technique that they typically use is they manipulate your emotions. Now for example, अगर आप ह्यूमन ब्रेन की फंक्शनिंग देखेंगे, ह्यूमन ब्रेन 2 हिस्सों में बांटा गया है। एक है कॉन्शियस ब्रेन जिसको हम कहते हैं जहाँ पे आपका लॉजिक रिसाइड करता है, और एक है सबकॉन्शियस ब्रेन जहाँ पे सारे आपकी इमोशंस रिसाइड करते हैं। नाउ सबकॉन्शियस ब्रेन जहाँ पे आपके सारे इमोशंस रिसाइड कर रहे हैं, आपके 95 to 99% डिसीजंस ले रही है वो सबकॉन्शियस ब्रेन, and finance influencers are manipulating that subconscious brain of yours. How do they do this? There are 2 emotions they play on. One is FOMO and the second one is ridicule. ये 2 इमोशन से आपको बेवकूफ बनाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हाउ डू दे डू दिस? FOMO, how do they use FOMO? So you will have a finance influencer who will come and say, देखो मेरी लाइफस्टाइल, देखो मेरे पास इतनी गाड़ियां हैं, मैं इस शहर में एंजॉय कर रहा हूँ, मेरे पास इतना घर है, मैंने 200 करोड़ बना लिया है, 300 करोड़ बना लिया, तुमने क्या किया? And they are actually getting this FOMO out of you. Then what do they say? One, they say, buy my finance course, number 1. Or 2, they say, invest in futures and derivatives or invest in trading. Now, this is bad advice because if you see, nobody makes money on derivatives. A SEBI research came out that said 93% of retail investors lose money on futures and derivatives. Basically, कोई futures and derivatives पे पैसे नहीं बनाता है. What is the second way they manipulate you? They actually ridicule you.
कि आप कितने बड़े लूजर हैं. हाउ डू दे डू दिस? तो दे विल बेसिकली से, अच्छा आप फिक्स डिपॉजिट में पैसे रख रहे हैं, आप कितने बड़े लूजर हैं कि आप फिक्स डिपॉजिट में पैसे रख रहे हैं. आप फिक्स डिपॉजिट छोड़िए और ये पैसा पूरा क्रिप्टो में डाल दीजिए, फिर आप स्टार्ट है. दिस इज हाउ दे मैनिपुलेट यू. व्हाट इज रॉन्ग विद दिस? व्हाट इज रॉन्ग विद दिस इज, कोई भी एसेट क्लास खराब या अच्छा नहीं होता है. हर एसेट क्लास की एक यूटिलिटी होती है. And sometimes these boring asset classes of fixed deposits actually serve a lot of value. So this is the first tactic in which finance influencers take advantage of you. They make you do FOMO and they ridicule you. What is the second tactic their finance influencers typically use to take money out of you, which is called, दिस इज अ स्टोरी टेलिंग टेक्निक, जिसको कहा जाता है कि आप पॉपुलर कल्चर को यूज कीजिए. पॉपुलर कल्चर मतलब जो चीज कॉमन है उस पे बात कीजिए, आपका रीच बढ़ेगा, लोग आपको ट्रस्ट करेंगे. वन एग्जांपल ऑफ दिस is what happened a couple of years ago with the Vault controversy. The Vault is a crypto platform and a lot of finance influencers came and said, अरे FD कितना खराब है, FD में पैसे मत डालो, ये क्रिप्टो प्लेटफॉर्म में पैसे डालिए. मैं पर्सनली गारंटी लेता हूँ इस प्लेटफॉर्म का. A lot of very simple normal people trusted their word and put money into Vault. Then Vault froze the money and they said, we will not pay out. And then these finance influencers went out and said, हमें तो पता नहीं है, हमने आपके पैसे, हमने खुद के पैसे नहीं डाले, हमें कुछ पता नहीं है. And this is how they cheat you. Number 3, how do finance influencers win your trust? What they do is they follow this principle of storytelling, which is called rule of 3. मतलब कोई भी कॉम्प्लेक्स चीज अगर आप 3 सिंपल सेंटेंसेस में एक्सप्लेन कर सकते हैं तो ऑटोमेटिकली द अदर पर्सन ट्रस्ट यू. व्हाई 3? बिकॉज ह्यूमन ब्रेन की अगर आप साइकोलॉजी देखेंगे, ह्यूमन ब्रेन को लगता है कि 3 इज अ मैजिकल नंबर. 3 बहुत कम भी नहीं है, 3 बहुत ज्यादा भी नहीं है. 3 सॉर्ट ऑफ परफेक्ट नंबर है. ना ट्रेडिशनल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, फॉर एग्जांपल यूलिप की बात करते हैं, बहुत मुश्किल है समझना, इतने सारे पेपर्स है, समझ में नहीं आता है. सो वन गुड थिंग फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स डू इज टेक अ कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट, explain it in 3 simple lines, win your trust, and then make you put your money in assets where you should not be doing. Of course, they do not disclose the brand collaborations they have. They lie about some of their investments, and that is why they get into trouble. So question number 3 पे आते हैं, तो आपको किस तरीके का पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करना चाहिए. Now, I have experience over 17 years. मैंने भी बहुत खराब डिसीजंस लिए हैं. But I can give you some general principles in terms of how you can construct a good portfolio. Number 1, सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं, ये गलती आपको नहीं करनी चाहिए, मैंने खुद बहुत किया. Have an emergency fund. Have an emergency fund of 3 months of living expense. For example, अगर आपका महीने का खर्चा, your rent, your food, everything is 25,000 रुपए, तो have an emergency fund of 75,000 rupees. कल किसी ने देखा नहीं है, आजकल जॉब सिचुएशन अच्छा नहीं है, घर पे इमरजेंसी हो सकती है. सो स्टेप नंबर 1, हैव अ 3-month इमरजेंसी फंड इन योर बैंक अकाउंट. आप कभी भी इसको एक्सेस कर सकते हैं. नंबर 2, मैं कहूंगा मोस्ट फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स इन इंडिया डू नॉट एड वैल्यू. Just unfollow all of them. They are not helping you in any way. But फिर आप मुझे पूछ सकते हैं कि मैं फाइनेंस के बारे में कहाँ से सीखूं. And I think the best way to learn about personal finance, we have also done the same way, is to read newspapers. Economic Times का personal finance page पढ़िए, आप Mint का personal finance page पढ़िए. These are very good. These are unbiased. They keep things simple. Number 3, which are the asset classes जहां पे आपको पैसे नहीं डालने चाहिए. उसके बाद हम बोलेंगे कहां पे आपको डालना चाहिए, कहां पे आपको पैसे एकदम नहीं डालने चाहिए. नंबर 1, जो मैंने कहा, फ्यूचर्स एंड डेरिवेटिव्स. 9 out of 10 people never make money. प्लीज कोई भी वहां पे पैसे नहीं बना रहा है. अगर आपको कोई कह रहा है मैं दिन का 20% रेवेन्यू बना रहा हूँ, 40%, सब झूठ है. बर्कशायर हैथवे के जो लेजेंडरी इन्वेस्टर है वॉरेन बूफे, उन्होंने, अगर आप पिछले 20-30 साल का रिकॉर्ड देखेंगे, उन्होंने आई थिंक इन हिज बेस्ट इयर्स हैज मेड अबाउट 20 to 22% पर ईयर, एंड ही हैज द बेस्ट ऑफ रिसोर्सेज, बेस्ट ऑफ एनालिस्ट, बेस्ट ऑफ डेटा, इज ऑन द बोर्ड ऑफ सो मेनी कंपनीज. उन्होंने कभी 20% से ज्यादा नहीं कमा पाए. तो कोई भी अगर आपको बोल रहा है मैं महीने का इतना कमा रहा हूँ, सब झूठ है. इट इज नॉट पॉसिबल इन टर्म्स ऑफ दैट. सो नेवर इन्वेस्ट इन FNO. क्रिप्टो ऑल्सो इज टू वॉलेटाइल. आपका हार्ड अर्न मनी उसमें मत दीजिए. नोबडी नोज व्हाट इज हैपनिंग विद दैट एसेट क्लास. नंबर 3, एंड आई एम गोइंग टू से समथिंग वेरी कंट्रोवर्शियल जो शायद आपको ट्रिगर करेगा. रियल एस्टेट इज अ बैड एसेट क्लास. Let me explain this before you get angry and start abusing me in the comment section. रेसिडेंशियल रियल एस्टेट फ्लैट्स की बात करते हैं, इज अ वेरी बैड एसेट क्लास जो आपको 20s और 30s में तो नहीं करना चाहिए. सो व्हाई डू आई से दैट? नंबर 1,
20s और 30s में आपको इतना बड़ा कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, यू गेट टोटली ब्लॉक्ड, सो दैट्स व्हाई इट्स अ बैड आइडिया। नंबर 2, अगर आप एक रियल एस्टेट फ्लैट खरीदेंगे, व्हाट हैपेंस इज यू गेट लॉक्ड टू दैट सिटी। इन 20s एंड 30s यू नीड मोबिलिटी, तो इसलिए नहीं करना चाहिए। फ्लैट बेचना भी थोड़ा मुश्किल है, इलिक्विड है, आप जब चाहे बेच नहीं सकते। मोस्ट इंपॉर्टेंटली द रिटर्न इज नॉट गुड। सो हाउ डू यू मेजर रिटर्न? देयर इज समथिंग कॉल्ड रेंटल यील्ड, मतलब उस फ्लैट पे आप कितना रेंट कमा रहे हैं और वो रेंट एज अ परसेंटेज ऑफ द फ्लैट वैल्यू कितना है। इन इंडिया अगर आप देखेंगे रेंटल यील्ड इज अबाउट 2 to 3%। इसका मतलब क्या है? अगर आपकी फ्लैट की वैल्यू 1 करोड़ है, टिपिकली उस पे आपको रेंट शायद 20,000 रुपए पर महीना मिलेगा। 1 BHK 1 करोड़ में आता है मोस्ट मेट्रोस, तो आपको 20,000 रुपए पर महीना रेंट मिलेगा। सो इट इज साल का 2.5 लाख रुपए, सो 2.5%, 2.5 लाख बाई 1 करोड़, 2.5%। सो इंडिया में रेंटल यील्ड बहुत कम है, 2 to 3%। और लोगों को जो लगता है कि फ्लैट की वैल्यू बढ़ती रहती है, ऐसा नहीं है। 5 से 7 साल के बाद फ्लैट की वैल्यू बढ़ती नहीं है, तो कैपिटल अप्रिसिएशन भी बहुत लिमिटेड हो जाता है। प्लस देयर इज ब्रोकरेज कॉस्ट, ऐसा नहीं है 12 महीने टेनेंट रहेगा, उसके ऊपर टैक्स है, 1-2 महीना आपका खाली जा सकता है। सो रेसिडेंशियल रियल एस्टेट इज अ वेरी वेरी बैड इन्वेस्टमेंट। बट रेसिडेंशियल रियल एस्टेट फ्लैट खरीदना पड़ता है, इट्स मोर एन इमोशनल डिसीजन। आप आफ्टर 35 years पीपल वांट स्टेबिलिटी, मे बी दे वांट अ फ्लैट फॉर देयर ओल्ड पेरेंट्स। आपके फैमिली में एक यंग चाइल्ड है, आपको स्टेबिलिटी देना है, दैट्स व्हाई यू बाय अ फ्लैट। आपको ये हर 1 साल आपको कहीं और फ्लैट नहीं देखना है। So it is an emotional decision. At least till 35, I don't think you should buy a flat. So don't invest in crypto, don't invest in future and derivatives, don't invest in residential real estate. तो पैसे कहाँ देने चाहिए? And I have learned this the hard way and I'm going to keep it very very simple. आपको essentially 3 asset classes देखनी चाहिए। Number 1 आपको देखना चाहिए fixed instruments, जो sort of steady है, ये आपका foundation है, low risk है, decent return है, beats inflation by 1 or 1.5%। ये आपका कोर होना चाहिए। मतलब NPS, नेशनल पेंशन स्कीम, आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। आपकी कंपनी से प्रोविडेंट फंड होगा जो आपको डेफिनेटली इन्वेस्ट करना चाहिए। पब्लिक प्रोविडेंट फंड साल का 1.5 लाख आपको इसमें डालना चाहिए। लार्जली टैक्स फ्री, दीज आर गिव अबाउट 7 to 7.5-8%, सो बीट्स इन्फ्लेशन बाय 1 to 2%। सम ऑफ दीज आर रिटायरमेंट व्हीकल्स ऑल्सो। तो ये एक एसेट क्लास आपको डेफिनेटली इन्वेस्ट करना चाहिए। नंबर 2 एसेट क्लास आपको इन्वेस्ट करना चाहिए इज म्यूचुअल फंड्स। Now personally when it comes to shares of companies, मैं कहूँगा unless आपके पास बहुत टाइम है कि आप ट्रैक कर उसमें कीजिए, but if you like most people don't have time, do not invest in shares, invest in mutual funds, let the fund manager take all that call. Realistically आप shares में invest करेंगे, बहुत टाइम जाएगा, आप कितना alpha और कितना incremental gain ला पाएंगे, बहुत questionable। तो म्यूचुअल फंड में अगर आप इंटरेस्ट कर रहे हैं और you're starting out, it's very simple, just try and pick 3 asset classes again. One which is a large cap mutual fund, कोई भी एक large cap mutual fund उठा लीजिए। मैं recommend नहीं करूंगा क्योंकि ये sponsored post नहीं है। कोई भी large cap mutual fund उठा लीजिए that represents the GDP of the country you are invested in India। आप में थोड़ा सा रिस्क टेकिंग पोटेंशियल ज्यादा है, कोई भी मिड कैप या स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड उठा लीजिए इफ यू आर अ लिटिल मोर रिस्क टॉलरेंट। तीसरा, मुझे हमेशा लगता है कि यूएस इकोनॉमी में इन्वेस्ट करना चाहिए। यूएस इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है और ऑल्सो इंडियन करेंसी जो है कंटिन्यूसली फॉल कर रही है विद द डॉलर, और ये फॉल करती रहेगी, तो आपको करेंसी गेन भी मिलेगा। तो 3 म्यूचुअल टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए। लार्ज कैप 1, मिड कैप एंड स्मॉल कैप 2 एंड अ अमेरिकन म्यूचुअल फंड। बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स है जो आप इस एरिया में कर सकते हैं। नंबर 3 एसेट क्लास जो आपको करना चाहिए इज गोल्ड। गोल्ड आपको डेफिनेटली करना चाहिए। कोई भी म्यूचुअल फंड की गोल्ड तो अभी बढ़ रहा है, बट गोल्ड इज मोर अ डाइवर्सिफिकेशन। टिपिकली जब दुनिया में कोई क्राइसिस होता है, कोई वॉर होता है, टिपिकली गोल्ड के प्राइसेस बढ़ते हैं, एज अ रिजल्ट इट इज अ डाइवर्सिफिकेशन। व्हाट शुड बी द परसेंटेज? आइडियली बहुत सिंपल रखिए। मेरे मुताबिक आपको, इफ यू आर स्टार्टिंग ऑफ इन योर लाइफ, आपको अबाउट 45% फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट्स में रखना चाहिए। एनपीएस, पीएफ, पीपीएफ, डेट म्यूचुअल फंड, थोड़ा सा एफडी। अबाउट 45% आपको म्यूचुअल फंड में रखना चाहिए, जो 3 एसेट क्लासेस मैंने बोले, which is large cap, mid cap and small cap and US funds, and about 10% for gold. This is a safe bet. It will comfortably beat inflation और maximum volatility नहीं होगा। As you get more experienced in life, as you have more corpus in life, you can increase the amount of mutual fund, you can reduce the amount of debt depending on where you are in life. That is how you make an investment in your personal finance. So just to summarize, what I started off is with how finance influencers are so dangerous and a lot of actions which China is taking in India we are unfortunately not taking. Why finance influencers are a danger? Do not follow them.
The second part of today's video, we looked at what are some of the techniques they are using to trick you. We looked at how they manipulate you with emotions, how they manipulate you with pop culture, how they manipulate you with rule of three. And the number three thing we looked at is in terms of what is the ideal portfolio statement that you should have. Before we finish this video, my request to you is please share this video with at least one friend of yours, or comment section mein likhiye what are the 3 learnings you had from this video, and I'll try and reply to some of them. All right. Before we end, thank you so much. Please do subscribe to the channel, and I'll see you next time.